एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोगों को क्या समझना है। हमें समझना है कि बैंक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हमें जानना है। लास्ट सेशन में हम लोग क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं। हमने देखा था कि मेटेलिक मनी किसको कहते हैं और पेपर मनी किसको कहते हैं। फिर उनसे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझा था हम लोगों ने कि लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, फिएट मनी, इन सब चीजों के बारे में जाना था। कुछ प्रैक्टिस भी हम लोगों ने की थी। आज के सेशन में हम शुरू करते हैं बैंक मनी से और इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में, फिर हम समझेंगे। देखो, बैंक मनी किसको कहते हैं? कोई भी वो पैसा जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो वो बैंक मनी कहला रहा है, ठीक है। फिर आप उस पैसे को किस तरीके से यूज करते हो? हम फिर उसको यूज करते हैं चेक के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से। ये सब बैंक मनी का रूप बन जाता है, ठीक है। ये सब बैंक मनी कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें चेक की, तो आप लोगों को सबको पता है कि चेक कैसा दिखाई देता है। ये आप लोगों को दिख रहा है। वैसे मैंने पिक्चराइजेशंस भी कर दी हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बैंकों का ज्यादा काम होता नहीं है तो हम लोगों को इतना पता नहीं होता है, ठीक है। तो चेक के अंदर देखो स्टूडेंट्स, 3 पार्टीज होती है। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। ड्रॉअर किसको कहते हैं? जो सेंडर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप लोगों को पैसा देना है, मुझे आप लोगों को यानी टीचर को स्टूडेंट्स में पैसा बांटना है, तो मैं चेक काटूंगी, ठीक है। मैं चेक काटूंगी और इस चेक पे यहाँ पे ये क्या होता है? पे में हम यहाँ पे किसका नाम लिखते हैं? यहाँ पेई का नाम लिखते हैं। यहाँ पेई का नाम लिखते हैं, मतलब हम किसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम शाम को पैसा दे रहा है, राम शाम को पैसा दे रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? पे टू शाम। क्या आ जाएगा? पे टू शाम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? शाम कौन है? शाम है रेसिपिएंट, मतलब कि जो पैसे को रिसीव कर रहा है, जो रेसिपिएंट है। शाम हो गया इसके अंदर रेसिपिएंट, ठीक है। राम कौन हो गया? राम है सेंडर, जो पैसा भेज रहा है, जो चेक को काट रहा है, ठीक है, जो भेज रहा है पैसा। इसको हम कहेंगे ड्रॉअर। ये कौन है? ये ड्रॉअर है, जो बैंक से पैसे को ड्रॉ करेगा, यानी जो ड्रॉअर है। फिर बीच में कौन होता है? बैंक। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये काम कर रहे हो, बैंक के जिस बैंक के चेक के माध्यम से ये काम कर रहे हो, वो होता है उस पार्टी के अंदर, उस तीनों की ट्रांजेक्शन्स के बीच में वो काम करता है ड्रॉई का। ड्रॉई का काम करता है, ठीक है। तो 3 पार्टी कौन सी हो गई? एक हो गया ड्रॉअर, जो पैसा भेज रहा है, एक हो गया पेई, जिसके पास पैसा आ रहा है, मतलब जिसको हम पैसा दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, और बीच में मिडलमैन कौन है? उसको हम कहते हैं ड्रॉई। क्या कहा जाता है? ड्रॉई। तो इस तरीके से 3 पार्टी बैंक मनी की चेक में काम करते हैं। फिर समझिए, यहाँ पे आप लोग डेट भर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज की डेट भरूं तो दिस इज 10th ऑफ अक्टूबर 2022, ठीक है। मैंने ये डेट भर दी 10 अक्टूबर 2022। अब इसके 3 महीने तक, ये ऊपर लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए वैध है, यानी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए ये चेक जो है वो वैध रहेगा। अगर आप 10/10/2022 में से लेके 11/12 यानी 10 जनवरी 2022 तक इस चेक के आप यूज कर सकते हो, यानी 3 महीने तक आप इस चेक को यूज कर सकते हो। इसके बाद ये चेक क्या कहलाएगा कि ये चेक स्टेल हो चुका है। स्टेल का मतलब बासी। बासी होता है ना, अगर हम इंग्लिश कन्वर्ज मतलब हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं मैं स्टेल का, तो स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। तो ये चेक जो है वो बासी हो चुका है, यानी 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है किसी भी चेक की। यहाँ पे लिखा होता है कि कितने महीने तक के लिए वो वैलिड है, और फिर उसके बाद उस चेक को हम क्या कह देते हैं कि ये चेक जो है वो स्टेल्ड चेक है, ठीक है। कौन सा चेक है? वो ये चेक जो है स्टेल है, मतलब इसकी डेट निकल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेक के अंदर 3 पार्टी होती है। एक को कहते हैं हम ड्रॉअर, एक को कहते हैं ड्रॉई और एक को कहते हैं पेई। तो चेक के बारे में हम लोगों को इतनी ही जानकारी पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। देखो, बहुत तरीके के चेक होते हैं। अकाउंट पेई चेक होता है, कोई ऐसा होता है जिसको सेल्फ का चेक कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के चेक्स की डिटेल में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डीडी जरूर बनवाया होगा अपनी लाइफ में। डीडी क्या होता है उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए हैं। मैं गई मेरे इंस्टीट्यूट में, मुझे फीस भरनी है। मैं इंस्टीट्यूट में गई, मुझे फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है। अब इस फीस के लिए उन्होंने मुझे कहा कि हम कैश में नहीं लेंगे, हमको डीडी चाहिए, हम डीडी लेना चाहते हैं।
अब मैं क्या करूंगी, ये 2 लाख रुपए लेके मैं किसी भी XYZ किसी भी बैंक में चली जाऊंगी, चाहे उस बैंक में मेरा अकाउंट है चाहे उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बैंक में आपका खाता है या नहीं है। आप ये 2 लाख रुपए लेके मान लीजिए HDFC बैंक में चले गए, आपके नजदीक HDFC बैंक पड़ रहा था और आप लोग HDFC बैंक में इसको लेके चले गए। अब वो HDFC वाले बैंक क्या करेंगे, आपसे ये पैसा ले लेंगे, 2 लाख रुपए आपसे ले लेंगे और आपको एक डीडी बना के दे देंगे। डीडी किसके नाम पे पूछा जाएगा, मान लीजिए ये ABC इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जाम्पल ये परचम क्लासेस है, परचम क्लासेस है, आप परचम क्लासेस के नाम डीडी लेना चाहते हो, तो वो कहेंगे कि जी किसके नाम हमें डीडी काटना है, किसके नाम हमें डीडी बनाना है, मतलब आप किसको पैसा देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखवा दोगे जिसे ये पैसा हमें पहुंचाना है। हमें पहुंचाना है परचम क्लासेस को, तो हम यहाँ पे परचम नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो तैयार हो गया, ये मसौदा जो तैयार हो गया, इसको हम डीडी कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने किसको दिया है, महेंद्र सिंह मौर्य को दिया है। ये कोई व्यक्ति है जिनको 1 करोड़ और 25 लाख का हम लोगों ने डीडी ट्रांसफर किया है। ये होता है डीडी का नंबर। आपको प्रूफ के लिए, भविष्य के प्रूफ के लिए आपको डीडी नंबर दिया जाएगा बैंक के द्वारा कि इस डीडी नंबर से आपने ट्रांजैक्शन की है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चेक का नंबर होता है, ऐसे ही डीडी का भी नंबर होता है। चेक और डीडी में क्या फर्क है, चेक आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपके बैंक का अकाउंट है। मेरा खाता अगर SBI में है तो ही मैं SBI के चेक का प्रयोग कर सकती हूँ। मेरा खाता SBI में नहीं है और मैं ऐसे ही किसी बैंक में जाके खड़ी हो गई तो वहां पे कोई चेक की उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन डीडी क्या होता है, आपके हाथ में कैश अमाउंट है, आप जाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे डीडी बना के दो, वो आपको डीडी बना के देगा। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में और दोनों को ही हम बैंक मनी कहते हैं। बैंक मनी का मतलब कोई भी वो मनी जो बैंक में डिपॉजिट हो गया है और अब हम उस बैंक के रुपए को यूज कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, तो ये होता है बैंक मनी, जिसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है, हम प्लास्टिक मनी के बारे में जानेंगे। अच्छा, अब एक बात को समझना, हम लोगों ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी, हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में जान रहे थे, फिर हम लोगों ने मेटेलिक मनी के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने पेपर मनी के बारे में समझा। पेपर मनी में हमने बहुत सारे तरीके पढ़े, फिर हम लोग आ गए बैंक मनी पे और फिर अब हम आ गए हैं प्लास्टिक मनी पे। प्लास्टिक मनी, ठीक है, सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, इनोवेशंस आगे होती चली गई और इस तरीके से इंडिया जो है अब प्लास्टिक मनी की बात कर रहा है। प्लास्टिक मनी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के बने हुए नोट को प्लास्टिक मनी कह रहे हैं। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या होता है, वो कार्ड्स जो आप यूज करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे तरीके के कार्ड्स होते हैं। आज के टाइम में हाइब्रिड कार्ड भी आ गए हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड में फर्क क्या होता है। हम पहले इसको समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। मान लीजिए मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। कितने? 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस मैं आपको बता रही हूं, एक केस बता रही हूं कि बैंक ने मुझे डेबिट कार्ड दिया है, बैंक ने मुझे डेबिट कार्ड दिया है, मेरे पास डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड है तो इससे क्या होगा, मैं मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए विड्रॉ करवा चुकी हूं। मान लीजिए मैंने शॉपिंग करने गई हुई हूं मैं, और मैंने 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली है, 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आई हैव स्पेंट 1 लाख रुपीज, मैंने ये खर्चा कर दिया है। अब मेरे खाते में हो गए हैं 0 रुपए, 0 रुपए हो गए हैं मेरे खाते में, 0 रुपए हो गए हैं। अब अगर फिर से मैं उस कार्ड को यूज करूंगी या मैं किसी ATM पे जाके उस कार्ड को यूज करूंगी तो क्या आएगा, अंदर से खाली पर्ची आएगी, अंदर से खाली रिसिप्ट आएगी कि यू हैव नो मनी, यू हैव नॉट इनफ मनी। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप निकलवा सके, पहले आपको डलवाना पड़ेगा पैसा, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। यानी डेबिट कार्ड आपकी कब तक मदद करेगा, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है। ठीक है, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है और जितना पैसा है उतना ही पैसा आप डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड की, यही कार्ड आपका डेबिट ना होके आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड होता तो क्या होता। अगर बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा है तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस आपके अकाउंट में लगभग यानी यूजुअली कितना अमाउंट रहता है, कितना बैलेंस रहता है, उस आधार पे आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है। उस आधार पे बैंक वाले आपको क्रेडिट लिमिट देंगे। मान लीजिए मेरे अकाउंट में हर वक्त 1 लाख रुपया रहता ही है, वो मुझे क्या कह देंगे कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 5,000 रुपए है।
इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट लिमिट शब्द का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट लिमिट शब्द का मतलब ये हुआ कि जब मेरे खाते में 0 रुपए हो जाएंगे तब मुझे बैंक से 5,000 रुपए का एडवांस लोन मिल जाएगा। मुझे बैंक से 5,000 रुपए का एडवांस लोन मिल जाएगा और ये जो लोन है ये मुझे 50 डेज के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट मुझे बैंक में पे करना पड़ेगा। यानी क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट का मतलब ही होता है लोन या एडवांस। यानी जब बैंक आपको किसी कार्ड के बिहाफ पे कुछ अमाउंट एडवांस में ही लोन दे दे उसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। जब आपके अकाउंट में जो रुपए हैं वो शून्य हो चुके हैं और अगर आप उसके बाद भी अपने कार्ड को यूज कर पा रहे हो, आप 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा शॉपिंग कर पा रहे हो, आपके अकाउंट में बैलेंस 0 होने के बाद, इस कार्ड को हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है। कितनी फैसिलिटी देगा? इट डिपेंड्स ऑन योर बैलेंस कि आपके अकाउंट में अमूमन कितना रहता है, उस हिसाब से आप लोगों को क्रेडिट लिमिट मिलेगी और उतनी ही क्रेडिट लिमिट तक आप जो है एक्स्ट्रा लोन बैंक से ले सकते हो। अगर आप 50 डेज में ये पैसा नहीं चुकाते हो तो आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, बहुत भयंकर इंटरेस्ट होता है ये, बहुत हाई चार्जेस लगा देते हैं बैंक वाले। फिर प्रिंसिपल की तो बारी ही नहीं आती, व्यक्ति अपना जो बंदा है मतलब इंटरेस्ट में ही परेशान हो लेता है। तो ये तरीका होता है क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का। अब एक कार्ड्स ऐसे आ गए हैं मार्केट में जिसको हम हाइब्रिड कार्ड कहते हैं। हाइब्रिड कार्ड कैसे होते हैं? हाइब्रिड कार्ड में एक तरफ चिप होगी, इधर से यूज करोगे तो इट विल वर्क लाइक डेबिट कार्ड और अगर आप इधर से यूज कर रहे हो तो इट विल वर्क लाइक क्रेडिट कार्ड। मतलब एक ही कॉमन कार्ड में दोनों कार्ड आ गए हैं, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल गई और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल गई। ये जो कार्ड बन गया इसको हम कहेंगे ये हाइब्रिड कार्ड है। आजकल बैंक्स के अंदर हाइब्रिड कार्ड का चलन चला हुआ है, मतलब हाइब्रिड कार्ड काफी यूज होते हैं। तो हाइब्रिड कार्ड के लिए आपको अलग अलग पर्स में 2 कार्ड नहीं रखने, डेबिट और क्रेडिट। एक सिंगल कार्ड एक तरफ से डालोगे तो डेबिट की तरह यूज हो रहा है, एक तरफ से डालोगे तो क्रेडिट की तरह यूज हो रहा है। ये तो हो गया कि लोन के बेसिस पे कौन आपको लोन देता है, कौन से कार्ड पे लोन नहीं मिलता है, इसके बेसिस पे। अब सिक्योरिटी के बेसिस पे कार्ड्स को बांटा जाता है। सिक्योरिटी मतलब कौन सा कार्ड कितना सिक्योर है, आपका पैसा कितना सेफ है, ठीक है। सिक्योरिटी के बेसिस पे कार्ड्स के टाइप कितने होते हैं आप देखें, ये 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं। एक को कहते हैं मैग्नेटिक टेप कार्ड, एक को कहते हैं EMV कार्ड, ठीक है। यूरो मास्टर वीजा कार्ड, इसका पूरा नाम होता है यूरो मास्टर वीजा कार्ड। 3 कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया है तो नाम दे दिया EMV कार्ड। मैग्नेटिक टेप कार्ड क्या होता है? ये जो आप ब्लैक कलर की पट्टी देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर की टेप देख रहे हो, इसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप कार्ड। ये जो कार्ड था इसको क्लोन करना बहुत इजी था, इसको स्कैन करना बहुत इजी था। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए पेट्रोल पंप पे मैग्नेटिक कार्ड से पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल जब मैंने फुल करवाया तो मैं मेरा कार्ड लेके चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने वो कार्ड वहां पे मशीन में लगाया था अपनी पेमेंट करने के लिए, कार्ड की यूं की यूं डिटेल नीचे क्लोन हो जाती है, जिसकी वजह से अब मैं मेरा कार्ड लेके चली गई, मेरे दिमाग में क्या है, मैं सुरक्षित हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहीं हूं, कार्ड कहीं और मेरा यूज हो सकता है। मतलब मेरे कार्ड की डिटेल सेफ नहीं थी। जो आपके मैग्नेटिक कार्ड थे ये बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं थे, ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं थे, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप कार्ड बहुत ज्यादा अनसेफ थे, इस वजह से इसको रिप्लेस करके ये चिप वाले कार्ड आ गए हैं जिसको हम कहते हैं EMV कार्ड। अभी आप देखोगे कि आपके पास जो कार्ड्स होंगे वो ये ऐसे चिप लगी होगी उन कार्ड्स में, तो ये होते हैं EMV कार्ड और इनको क्लोन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली मैग्नेटिक टेप कार्ड। इसके सिक्योरिटी फीचर अच्छे होते हैं और आप इसकी डिटेल को आसानी से क्लोन नहीं कर सकते हो, उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 कार्ड हमने सिक्योरिटी के बेसिस पे देखे। अब इंडिया के अंदर अगर आप किसी का भी पर्स देखोगे ना तो आपको वहां पे बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। मेट्रो कार्ड अलग है, बस का पास अलग है, रेल का पास अलग बना हुआ है, ट्रेन्स का पास अलग बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा डेबिट कार्ड है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये मेरे प्लेन में अगर मैं जाऊं तो मुझे ये लाउंज एरिया का अलग से मुझे फैसिलिटी मिलेगी, ये वो वाला कार्ड है। मैं पेंटालून में अगर शॉपिंग करने जाता हूं या जाती हूं तो ये मेरा वहां का डिस्काउंट कार्ड है, मुझे वहां पे स्पेशल कार्ड मिला हुआ है। इतने सारे कार्ड से आपका पर्स भारी भरकम लगने लगता है कि पता नहीं कितना पैसे वाला व्यक्ति होगा। पैसा नहीं है उसमें 100 रुपया भी, और कार्ड से पूरा आपका जो पर्स है वो पूरा हैवी बल्कि सा हो रखा है। अब क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी जी बोले
कि वन नेशन वन कार्ड, ये मॉडल हम लेके आएंगे। पूरे राष्ट्र के लिए एक कॉमन कार्ड बना दीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे राष्ट्र के लिए कॉमन कार्ड है। इसके अंदर कौन कौन काम कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है, एक तो ये कंपनी जिसको हम भेल कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और तीसरा यहां पे लिखा हुआ है ये है सीडैक। सीडैक क्या है? सरकार की टेक्निकल टीम है जिसका नाम दे रखा है सीडैक। तो ये तीनों लोगों ने मिलके एक कार्ड बनाया, वन नेशन वन कार्ड मॉडल है, हर काम के लिए एक कार्ड। इसके 3 कंपोनेंट हैं। वन नेशन वन कार्ड मॉडल के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है एनसीएमसी कार्ड, दूसरा है स्वीकार और तीसरा है स्वागत या स्वचालित। आप किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूशंस में अगर जाते हो तो आपने देखा होगा सेंसर लगे होते हैं दरवाजे में। जैसे ही आप उनके पास आए, ऐसे आपके कदमों के पास पहुंचते ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। ठीक है, हम गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी के ऊपर स्कैनर लगा होता है जिसको फास्टैग कहते हैं, जिसको RFID फास्टैग कहते हैं। जैसे ही गाड़ी टोल पे पहुंची, टोल नाके पे पहुंची, अपने आप पैसा कट गया और वो दरवाजा अपने आप ओपन हो गया और आपकी गाड़ी आराम से जा सकती है। ऐसे ही अब मोबिलिटी के लिए ये कॉमन कार्ड आ गया है, कॉमन कार्ड आ गया है जिसको कह रहे हैं हम NCMC कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसके बारे में अभी डिटेल में समझेंगे, पहले आप बस नाम समझिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? घूमना फिरना, चलना। ठीक है, आपको मान लीजिए कहीं पे जाना है, आपको बस से जाना है, आपको ट्रेन से जाना है, आपको प्लेन से जाना है, आपको किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाना है, मेट्रो से जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, तो आप लोगों के लिए एक कॉमन कार्ड बना दिया गया है जिसको नाम दिया NCMC। इसी कार्ड से आपके हर तरीके के फेयर कट जाएंगे, हर तरीके का किराया इसी कार्ड से कट जाएगा। चाहे मेट्रो का किराया हो, चाहे वो बस का किराया हो, चाहे वो ट्रेन का किराया हो, चाहे वो प्लेन्स का किराया हो, हर तरीके का फेयर, हर तरीके का किराया आपका इस सिंगल कार्ड से कट जाएगा। इसको कहते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी मोबिलाइजेशन के लिए, घूमने फिरने के लिए कॉमन कार्ड है जिसको नाम दिया है NCMC कार्ड। फिर है स्वीकार और स्वचालित या स्वागत। इसमें क्या है कि जैसे ही आप किसी प्लेस पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे वो ऐसे दरवाजे लगे होते हैं ना जिसमें से हमें पास करना होता है कार्ड को लगा के। अब ये दरवाजे अपने आप ओपन हो जाएंगे, आपकी पॉकेट में आपका कार्ड है, ऑटोमेटिक वहां से फेयर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इस तरीके से इंडिया के अंदर वन नेशन वन कार्ड मॉडल पे ये 3 कंपोनेंट काम कर रहे हैं, स्वीकार, स्वागत और NCMC कार्ड। हमें डिटेल में जानना है NCMC के बारे में। ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है इसको जानिए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? वन नेशन वन कार्ड का मॉडल है। ठीक है, इसको कौन रन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एक तो ये वाला मंत्रालय। NPCI भी मदद कर रहा है। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मैम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होता है हमें नहीं पता। जितने भी बैंक हैं मैं कहूंगी वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। हमारा परचम क्लासेस प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, आपको कोर्सेज बेच रहे हैं, प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लाभ के लिए नहीं आई है, वो बस एक मकसद पूरा करने के लिए आई है। जो NPCI कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक ऐसी कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका मकसद क्या है? इंडिया के अंदर डिजिटल क्रांति लाना, इंडिया के अंदर डिजिटल रिवॉल्यूशन लाना, इंडिया के अंदर बहुत सारी डिजिटल चीजें बनाना। बहुत सारे काम NPCI ने किए हैं, एक एक करके नेक्स्ट सेशन में हमें ये समझने को मिलेगा कि NPCI ने क्या क्या बनाया है और किस तरीके से इंडिया को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है डिजिटल पेमेंट में। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिस दिन इसका मकसद पूरा हो जाएगा NPCI हट जाएगा, यानी लाभ के लिए नहीं बैठे हैं, एक मकसद को पूरा करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, NPCI, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और कुछ बैंक्स मिलके इस मॉडल को चला रहे हैं। ठीक है,
इसमें सबसे पहला है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको कह रहे हैं एनसीएमसी कार्ड। इसको इशू कौन करेगा? आपको ये कार्ड कैसे मिलेगा? आपको बैंक्स के द्वारा ये कार्ड मिलेगा। ये कार्ड का नेचर डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और प्रीपेड भी हो सकता है। समझते हैं तीनों का मतलब। ये कार्ड जो है मान लीजिए डेबिट कार्ड है, मतलब आपके बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर देंगे। आपके अकाउंट में जितने भी रुपी हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज है, तो 500 रुपए तक की ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स आपके इस कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी अगर आप कहीं घूमना चाहते हो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टोल टैक्स होता है, टोल पे हम पैसा कटवाते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में रुपए 0 हो गए हैं, फिर भी मुझे मूवमेंट के लिए पैसा अभी चाहिए, लेकिन अकाउंट मेरा खाली हो चुका है, तो बैंक वाले आपको एडवांस में लोन दे देंगे कि आपकी जर्नी ना रुके, आप वापस आके हमारा पैसा कर देना। प्रीपेड क्या होता है? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि पहले आप अपना वॉलेट रिचार्ज करवा लें। आप अपना वॉलेट रिचार्ज करवा लें, जैसे आप अपने फास्टैग में पैसा डलवाते हैं, और फिर उसके बाद उसको यूज कर लें। आपको जब भी चाहिए तब आप रिचार्ज कर लें और फिर उसमें से अपना पैसा कटवा लें। तो एनसीएमसी कार्ड का नेचर डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कैसा भी हो सकता है। कहां कहां जाने में ये काम करेगा? मेट्रो में, बस में, सबअर्बन रेलवेज में, टोल में, पार्किंग में और रिटेल शॉप्स पे। दूध लेने जा रहे हो, कोई दही लेने जा रहे हो, लस्सी लेने जा रहे हो, जो रिटेल की शॉपिंग है वहां पे भी यही कार्ड काम आ जाएगा। स्वीकार क्या है? ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है इन कार्ड्स के अंदर, जिससे ऑटोमेटिक किराया जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। स्वागत क्या है? ऑटोमेटिक गेट है। जैसे ही हम कहीं गए घूमने, वो गेट्स जो है ऐसे सेंसर गेट लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप किसी म्यूजियम में गए, म्यूजियम के अंदर 10 रुपए टिकट है, आप ताजमहल देखने गए, ठीक है, ताजमहल में क्या है, एंट्री चार्जेस है 200 रुपीज, और फिर अंदर जाना है तो 50-50 रुपीज की टिकट्स और लेनी पड़ती है। तो फिर इस कार्ड के बाद क्या होगा कि वहां पे ऑटोमेटिक ऐसे सेंसर वाले गेट लग जाएंगे। जैसे ही आप उसके नजदीक जाएंगे और अंदर जाना चाहेंगे, ऑटोमेटिक आपके कार्ड से, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और आप वहां पे घूम सकते हैं। आपको रुक के टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। ये होता है स्वागत या स्वचालित गेट। तो ये 3 कंपोनेंट है वन नेशन वन कार्ड के मॉडल के, ठीक है। और बहुत सारे कुछ करंट के इश्यूज चल रहे हैं कार्ड्स को लेके, डिजिटल पेमेंट्स को लेके, हम उनको और समझ लेते हैं। इनमें से सबसे पहला इशू चल रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेके, MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेके। MDR क्या होता है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेट्रोल पंप है, ये एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे हम लोग गए, पेट्रोल को भरवाया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहां पे मैं थी, मैंने मेरी स्कूटी में पेट्रोल भरवाया और मैंने क्या किया, इसको कार्ड दे दिया। मैंने कहा मुझे कार्ड से पेमेंट करनी है। ये अपनी स्वाइप मशीन लाया, स्वाइप मशीन समझते हो ना, जिसमें से ऐसे करते हैं। ये अपना स्वाइप मशीन लाया और मेरे कार्ड को स्वाइप किया, मेरा पैसा डिडक्ट हो गया, मेरा पैसा डिडक्ट हो गया। मैंने 300 रुपीज का पेट्रोल भरवाया था, मेरे कार्ड से कितने रुपए जाएंगे, 300 रुपए जाएंगे। लेकिन पेट्रोल पंप है, मान लीजिए ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है, रिलायंस के खाते में 298 रुपीज आएंगे। मेरे अकाउंट से कितने चले गए, 300 रुपए। रिलायंस के खाते में कितने आए, 298 रुपीज आए। 2 रुपए कहां चले गए, 2 रुपए इस पेट्रोल पंप वाले के ऊपर MDR लग गया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लग गया। जब कभी भी किसी भी मर्चेंट को बैंक की तरफ से एक सुविधा मिल रही है, एक फैसिलिटेशन मिल रहा है कि आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, आप ऑनलाइन पैसा ले सकते हो अपने कस्टमर्स से, तो वहां पे मर्चेंट को एक रेट देना पड़ता है, एक चार्ज देना पड़ता है, जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। अब आपके दिमाग में भी बिल्कुल उसी तरीके से एक सवाल आएगा जैसे पेट्रोल पंप वाले के दिमाग में आया कि हमें क्या पड़ी है, हम लेंगे ही नहीं ऑनलाइन पैसा, हम ये पैसा लेंगे ही नहीं, हम तो ऑफलाइन ही ले लेंगे, हम तो कह देंगे भैया कैश दे दे, हम नहीं करवाते ये, क्योंकि यहाँ तो 300 की जगह हमारे खाते में 298 आएंगे, और अगर हम कैश में लेते हैं तो 300 के 300 हमें मिलेंगे। फिर मोदी जी को प्रॉब्लम होने लगी। भारत सरकार ने क्या कहा कि इससे तो डिजिटल पेमेंट प्रमोट ही नहीं हो पाएगी, तो हम लोगों को MDR का कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये पेट्रोल पंप वाला क्या बोला, देखो मुझे इंटरनेट का चार्ज देना पड़ता है, आप लोगों से मशीन ली वो देना पड़ता है, मुझे मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ता है, मुझे नहीं चाहिए ये मशीन उठा के ले जाओ, मैं तो मेरा कैश में ही काम कर लूंगा।
मोदी जी ने क्या कहा कि इससे तो डिजिटल पेमेंट इंप्रूव नहीं होगी, इससे तो ब्लैक मनी इंप्रूव होगा, कैश में इकोनॉमी आ जाएगी, हमको तो कैशलेस इकोनॉमी चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक अकाउंट बना दिया, PIDF अकाउंट, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अकाउंट। इस अकाउंट में 500 करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों ने मिलके डाल दिया है। बहुत सारे लोग में कौन कौन है? एक तो RBI ने इसमें 250 करोड़ रुपए दे दिए, बहुत सारे बैंकों ने इसके अंदर पैसा दिया है, SBI, PNB, एक्सिस, और जो पेमेंट गेटवेज होते हैं। पेमेंट गेटवेज क्या होता है इसको भविष्य में समझेंगे, अभी आप ऐसा समझें, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड वाली कंपनीज ने कुछ पैसा इसमें दिया है। इन दोनों ने मिलके 250 करोड़ दिया है और RBI ने 250 करोड़ दिया है। इस तरीके से इस फंड में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए और इस 500 करोड़ से क्या करा जा रहा है, जो MDR का चार्ज लगता है उसके ऊपर कंपनसेट कर दिया है कि आप लोगों पे कोई डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, आप लोगों को ये चार्ज पे नहीं करना है, ये जितना भी आपका मेंटेनेंस का और का खर्चा लग रहा है वो हम भरेंगे, वो भारत सरकार भरेगी, PIDF खाते से भरेगी। आप लोगों का जो इंटरनेट का चार्ज लग रहा है, आप लोगों का जो ये मेंटेनेंस का चार्ज लग रहा है, ये आप नहीं दोगे, ये हम पे करेंगे, जिसको कह रहे हैं PIDF अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि प्रॉब्लम क्या थी, बीमारी क्या थी। बीमारी थी MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट था। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी मर्चेंट्स को एक चार्ज देना पड़ता था अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करवा रहे हैं तो अपने यहां पे। अब उसको कंपनसेट करने के लिए PIDF बनाया गया। आप यहां पे देखें, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो क्या होता है, MDR इज फीस दैट अ मर्चेंट मस्ट पे टू हिज बैंक फॉर एवरी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। हर तरीके की कार्ड की ट्रांजेक्शन पे मर्चेंट को एक फीस पे करनी पड़ती है, जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये जो 2 रुपए कटे थे, ये 2 रुपए जो चार्ज लगा था वो किस किस के बीच में बटेगा, वो कस्टमर्स कार्ड इशूइंग बैंक। जैसे मान लीजिए मैंने स्कूटी में तेल भरवाया था, मैंने स्कूटी में अपना पेट्रोल भरवाया था, मेरा कार्ड था SBI का, तो एक तो ये 2 रुपए में से एक हिस्सा चला जाएगा SBI को। मर्चेंट्स अक्वायरिंग बैंक, पेट्रोल पंप वाले का खाता था HDFC का, ठीक है, पेट्रोल पंप वाले का खाता था HDFC का, ये पेट्रोल पंप वाले का अकाउंट था, HDFC को इसमें से एक हिस्सा मिल जाएगा। फिर आपका कार्ड कौन सा था, आपका वीजा कार्ड था, आपका मास्टर कार्ड था, आपका कौन सा कार्ड था, उस कार्ड यानी इनको कहते हैं पेमेंट गेटवे, जिसके माध्यम से आपकी पेमेंट्स होती है, हो पाती है, तो वो पेमेंट गेटवे वाले को ये पैसा बटेगा। तो जो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो 3 पार्टीज में बट जाता है। एक तो जो कस्टमर का जहां पे बैंक है, जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है कस्टमर का, जिस बैंक में पैसा जा रहा है यानी जो मर्चेंट का बैंक है, और फिर पेमेंट गेटवे जिसके तरीके से, जिसके माध्यम से सारी जो पेमेंट है वो फिजिबल हो पा रही है। तो इस तरीके से ये 3 जो है, ये 3 चार्जेस, ये चार्ज इन तीनों में डिवाइड हो जाता है, इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट आने की वजह से जो कैशलेस इकोनॉमी है उसको फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट नहीं हो पा रहा था। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना दिया, PIDF बना दिया, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना दिया। इसमें क्या होगा, ये 2020 जून से शुरू हुआ है और इसमें 500 करोड़ रुपीस फंड के रखे जाएंगे। 250 करोड़ RBI दे रहा है, 250 करोड़ बैंक्स दे रहे हैं और कार्ड गेटवे ऑपरेटर्स दे रहे हैं, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड वाले दे रहे हैं, ताकि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती रहे। RBI ने क्यों दिया पैसा, बिकॉज ये चाहता है कि कैशलेस इकोनॉमी हो। बैंक्स ने क्यों दिया, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी हो ताकि हमारा कमीशन बने, जितना हमारा कार्ड यूज होगा हमारा कमीशन बनेगा। और गेटवे ऑपरेटर्स क्यों पैसा दे रहे हैं, बिकॉज इनको सालाना 300 करोड़ कमीशन मिलता है, क्योंकि इनकी ही वजह से, मास्टर और वीजा कार्ड की वजह से ही पेमेंट जो है वो फिजिबल हो पाती है। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी कि पेमेंट गेटवेज काम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से 500 करोड़ रुपए का फंड एक तैयार कर दिया गया है और ये जो फंड है ये अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कंपनसेट करने का काम करेगा, यानी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज मर्चेंट पे लग रहा था, मर्चेंट पे ना लग के इस फंड से भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब हम
बैंक मनी को पढ़ चुके हैं। हमने बैंक मनी में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग सारी चीजों को देख लेते हैं। हमने चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जाना। प्लास्टिक मनी में हमने डेबिट, क्रेडिट, हाइब्रिड कार्ड, मैग्नेटिक टेप कार्ड और ईएमवी कार्ड पढ़ा। वन नेशन वन कार्ड पढ़ा जिसमें हमने एनसीएमसी पढ़ा है, और हम लोगों ने एमडीआर और पीआईडीएफ को समझा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मनी को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी की किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोग पैसे को इधर से उधर कर देते हैं, आप लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो 3 तरीके आप डेली लाइफ में देखते होंगे। सबसे पहला है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। अगर कोई बैंकिंग का एस्पिरेंट है तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप तो बहुत ही अच्छे से याद रखना। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आईएमपीएस है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये जो दोनों है ये आरबीआई के द्वारा बनाई गई सुविधाएं हैं। ये आरबीआई ने फैसिलिटेशंस आप लोगों को दिया है। और जो आईएमपीएस है ये एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई वही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जिसने एनसीएमसी कार्ड बनाने में, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने में भारत सरकार की मदद की है। तो आरटीजीएस क्या है, नेफ्ट क्या है और आईएमपीएस क्या है, ये तीनों चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं आरटीजीएस की, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसको बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी है, 2 लाख कम से कम और 2000 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़ तक की ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता है। ये किनके लिए काम आता है? ऐसे लोगों के लिए जो हाई वैल्यूड की ट्रांजैक्शंस इंस्टेंटली उसी वक्त करना चाहते हैं। रियल टाइम का मतलब होता है उसी टाइम करना चाहते हैं। इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, ये हमने पहले ही देख लिया। पहले क्या होता था, जो आप आरटीजीएस करवा सकते थे वो सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे के बीच में करवा सकते थे। किसी व्यक्ति ने 6 बजे अगर आरटीजीएस करवाया है, शाम को 6 बजे अगर आरटीजीएस करवाया है, तो उसका पैसा नेक्स्ट डे 8 बजे दूसरे के खाते में पहुंच पाता था, क्योंकि आरटीजीएस सुबह 8 से शाम 5:30 ही होता था। तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया ये काहे का रियल टाइम है, अब हमें इतनी देर लग गई, लगभग 12 घंटे लग गए हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है, ये तो गलत तरीका है। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, 2020 से इसको 24/7 कर दिया है। 24 घंटे 7 दिन अब आपका आरटीजीएस हो सकेगा, चाहे आप रात में कर रहे हैं, आप सुबह कर रहे हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। आपके रियल टाइम सेटलमेंट उसी वक्त इमीडिएट इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस आप लोगों की हो जाएगी। तो आरटीजीएस के लिए याद रखना है, आरबीआई ने इसको बनाया है, 2 लाख से 2000 करोड़ तक की पेमेंट के लिए होता है, हाई वैल्यू के लिए है, इंस्टेंट सेटलमेंट है, 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की गई एक सुविधा है। 10 लाख तक की पेमेंट्स अगर आप लोगों को करनी है, मतलब कि इंटरमीडियरी लोगों के लिए है, 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो आप लोग नेफ्ट का यूज करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑर्डिनरी जो रिटेल कस्टमर होते हैं, जो छोटी दुकानदार या छोटे कस्टमर्स होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, हर 30 मिनट के इंटरवल पे ये ट्रांजैक्शंस होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 8 बजे, सुबह 8 बजे एसबीआई बैंक के लोगों ने एक्सिस बैंक में मान लीजिए 5 लोग आए, एसबीआई वाले, या 3 लोग आए, इसने भी 100 रुपया यहां भेजा है, या मैं कहूं इसने भी 1 लाख रुपये इसको दिया है, इसने भी 1 लाख रुपये किसी एक्सिस बैंक वाले अकाउंट में भेजा है, इसने भी 1 लाख रुपीज किसी एक्सिस बैंक वाले अकाउंट में भेजा है। तो इसके पास कब पहुंचेंगे, इसके पास 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, इसके बाद 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो नेफ्ट में क्या होता है, 30-30 मिनट में सेटलमेंट होता है, 30-30 मिनट में सेटलमेंट होता है। इस 8 से 8:30 बजे के बीच में जितना भी पैसा एसबीआई से एक्सिस की तरफ जाने को तैयार हुआ, आधे घंटे तक जितना पैसा जाना है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, और जैसे ही आधा घंटा, जैसे ही 30 मिनट पूरे होंगे, ये यूं का यूं पैसा जो है एक्सिस बैंक में ट्रांजैक्ट हो जाएगा। 30-30 मिनट के इंटरवल में जो पैसा है वो ट्रांजैक्ट होता है। पहले ये भी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक होता था, लेकिन 2019 से इसको भी 24 घंटे 7 दिन ऑपरेट करने की परमिशन आरबीआई ने दे दी है। तो नेफ्ट किसके लिए यूज होता है, 10 लाख रुपए तक की छोटी अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इससे भी छोटी अमाउंट अगर आपको ट्रांजैक्ट करनी है, ₹1 to मैक्सिमम 2 लाख,
2 लाख रुपए तक की अगर आपको पेमेंट्स करनी है, ये भी ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर होते हैं, इंस्टेंट सेटलमेंट, 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। IMPS इसको कहते हैं और इसको NPCI ने बनाया है, इसको RBI ने नहीं बनाया, इसको NPCI ने बनाया है। इंस्टेंट मनी आप लोगों की पहुंच जाएगी, पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी आपको उसी वक्त पेमेंट की सर्विस दी जा रही है। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही आप IMPS कर सकते हैं, उससे ज्यादा करना है तो नेफ्ट करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी अमाउंट करनी है 10 लाख से ज्यादा की तो आपको RTGS करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा बैंक मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है। उसके बिहाफ पे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस बने हुए हैं हम उनको देखते हैं। इनमें से क्या RTGS के लिए सही है, इनमें से क्या RTGS के लिए सही है? ए ऑप्शन है इट इज फॉर स्मॉल पेमेंट, बिल्कुल गलत बात है। RTGS बड़ी पेमेंट्स के लिए होता है। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है, ये बात सही है। इसको NPCI ने प्रोवाइड कराया है, नहीं, ये RBI का है, RBI ने इसको प्रोवाइड कराया है। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। ठीक है, RTGS बड़ी पेमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट इज उस कार्ड का नाम बताओ, नेम द कार्ड दैट हैव बोथ क्रेडिट एंड डेबिट फीचर। एक ही कार्ड में दोनों के फीचर हैं, क्रेडिट के भी और डेबिट के भी। क्या वो NCMC कार्ड है, क्या वो हाइब्रिड कार्ड है? बोथ A एंड B, नाइदर वन नॉर B। अब आप एक बात को देखें, NCMC कार्ड भी आपका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और डेबिट कार्ड भी हो सकता है, लेकिन या तो आपका NCMC डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, एक ही समय में दोनों ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हाइब्रिड कार्ड था, हमने क्या देखा था, हाइब्रिड कार्ड के इस तरफ क्रेडिट ऑप्शन, इस तरफ डेबिट ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा? हाइब्रिड कार्ड। NCMC कार्ड ऑप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि NCMC कार्ड या तो एक समय में डेबिट होगा या एक समय में क्रेडिट होगा। भाई मान लीजिए ये कोई ABCD व्यक्ति है, इसने अपना NCMC कार्ड क्रेडिट कार्ड बनवाया है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसने अपना NCMC डेबिट कार्ड बनवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति NCMC को डेबिट भी करवा दे, क्रेडिट भी करा दे। एक ही कार्ड में दोनों की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन हाइब्रिड कार्ड ऐसा था जिसमें एक ही जगह पे दोनों की फैसिलिटी मिल रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नेम द चार्ज लेवाइड ऑन मर्चेंट्स फॉर फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। व्यापारियों पे जो चार्ज लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, उस चार्ज को क्या कहते हैं? उस चार्ज को MDR कहते हैं, SDR कहते हैं, CRR कहते हैं या रेपो रेट कहते हैं? हमको नहीं पता ये सब क्या है, हम बैंकिंग वाले पोर्शन में आगे चल के देखेंगे। ये सब मॉनेटरी टूल्स हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट्स, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, और रेपो रेट अलग अलग है, भविष्य में देखेंगे। पर अभी हमने क्या पढ़ा है? MDR, जिसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये डिस्काउंट रेट था जो किसी मर्चेंट पे लग रहा था क्योंकि उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है? ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज पार्टिसिपेट इन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। PIDF में किस किस ने पैसा दिया है? जो 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं वो किस किस की मदद से आए हैं? RBI ने दिए थे 250 करोड़, बैंक्स ने और पेमेंट ऑपरेटर्स ने मिलकर दिए थे 250 करोड़। तो टोटल 500 करोड़ कैसे इकट्ठा हुआ वो हमने देखा था। आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ने ही पैसा दिया है PIDF में। तो उम्मीद करती हूं आपको इतना टॉपिक समझ आ गया है। नेक्स्ट सेशन में क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे और कार्ड टोकेनाइजेशन क्या होता है, इन बातों को जानेंगे। उम्मीद करती हूँ यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।